नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारत के रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के प्रयास में आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला अपना डिजाइन किया गया 155 mm स्मार्ट आर्टिलरी शेल विकसित किया है, जिसके लिए उन्होंने म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य 10 मीटर CEP के अंदर 155 mm शेल की सटीकता को बढ़ाना है। साथ ही इन्हें इसरो के नाविक नेविगेशन सिस्टम से भी गाइड किया जाएगा। पैंगोंग त्सो झील के पूर्वी तट पर चाइना की नई रडार साइट दिखाई दी है और इसी साइट में दोनों तरफ से भारी भरकम निर्माण किया गया है। पाकिस्तान ने एक एरिया वार्निंग जारी किया है, जो कि कराची के ठीक बाहर अरब सागर में रडार डिकॉयज की तैनाती के बारे में है और ये 14 से 17 फरवरी 2024 के बीच किया जाएगा। भारत अपने मौजूदा MiG-29 जेट के अपग्रेड के लिए एडवांस RD-33 इंजन खरीदने जा रहा है। भारत सरकार ने कहा है कि ये खरीदारी इस साल रक्षा के लिए आवंटित बजट से की जाएगी। हालांकि ये साफ नहीं है कि इंजन की खरीद केवल इंडियन एयरफोर्स के MiG के लिए होगी या फिर नौसेना के फाइटर जेट्स के लिए भी होगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों ही MiG-29 का संचालन करती है और ये 2035 तक बने रहेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि 31 MQ-9B डील इनका इस्तेमाल न केवल समुद्री निगरानी के लिए होगा, बल्कि LAC और LOC दोनों पर इन्हें ऑपरेट किया जाएगा। हैदराबाद आधारित स्टार्टअप एक्स मशीन्स अब अपने अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल को स्पेन को एक्सपोर्ट करेगी। इंडियन डिफेंस फोर्स, DRDO और करीबन 1200 डिफेंस फर्म्स महाराष्ट्र डिफेंस एक्सपो, जो कि 17 फरवरी को होने वाला है, उसमें हिस्सा लेंगे। भारत ने अपने प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और धनुष गन का ऑफर कीनिया को किया। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत ने आर्म फोर्सेस के लिए आपातकालीन खरीद शक्तियां उन्हें प्रदान की थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय के बीच आपातकालीन खरीद शक्तियों को लेकर रस्साकसी चल रही है। और आप सब जानते हैं कि ये जो आपातकालीन खरीद शक्तियां थी, उन्हें नौकरशाही प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए और बढ़ती हुई सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए महत्वपूर्ण जो हथियार थे उन्हें खरीदने के लिए डिजाइन किया गया था। सेना, नौसेना और वायुसेना का कहना है कि महत्वपूर्ण क्षमता अंतराल को पाटने और विशेष रूप से अस्थिर सीमाओं पर ऑपरेशनल तैयारियां सुनिश्चित करने में आपातकालीन खरीद महत्वपूर्ण रही, जैसे कि लाइट स्पेशलिस्ट बख्तरबंद वाहनों और एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए हाल ही के सौदों को इन शक्तियों द्वारा प्रदान की गई सफलताओं के रूप में भी देखा गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, यानी कि वित्तीय कुप्रबंधन है, वो सामने आया है। इसके अलावा पारदर्शिता की कमी और स्थापित खरीद प्रोटोकॉल को कमजोर करने के बारे में भी यहाँ पर चिंता व्यक्त की गई है। हालांकि अलग अलग विचारों के बावजूद भी सरकार ने कुछ स्थितियों में आपातकालीन खरीद शक्तियों को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब समझ में आ रहा है कि रक्षा मंत्रालय और इंडियन आर्म फोर्सेस को अब बीच का कोई रास्ता निकालना होगा, ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत ना आ सके और ये जो वित्तीय कुप्रबंधन और ट्रांसपेरेंसी की कमी है उसको दूर किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय स्टार्टअप ने अब छोटे सैटेलाइट्स के लिए एक इनोवेटिव रडार टेक्नोलॉजी तैयार की है। आपको बता दें कि आइडेक्स चैलेंज के तहत सिसिर रडार को डिस्क 8 चैलेंज से सम्मानित किया गया है। बता दें कि L/P बैंड कंटिन्यूअस वेव SAR पेलोड सैटेलाइट रडार टेक्नोलॉजी में गेम चेंजर होने का वादा करती है। ये शक्तिशाली प्रणाली बादलों, बारिश और पत्तों जैसी बाधाओं को पार कर सकती है, जिससे सभी मौसम में दिन रात अर्थ ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। इससे आपदा प्रबंधन और मौसम पूर्वानुमान से लेकर संसाधन अन्वेषण और समुद्री निगरानी तक संभावित एप्लीकेशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिसिर रडार को आइडेक्स की मान्यता भारतीय रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाती है। इस जीत से न केवल कंपनी को फायदा हुआ है, बल्कि क्रांतिकारी विचारों से भरे अन्य महत्वाकांक्षी स्टार्टअप के लिए भी ये प्रेरणा बनी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि हीट अभ्यास यान के 4 सफल उड़ान परीक्षण किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण 30 जनवरी से 2 फरवरी के बीच किए गए। ये परीक्षण 4 अलग अलग मिशन उद्देश्यों, जैसे कि बूस्टर की सुरक्षित रिहाई, लॉन्चर क्लियरेंस और लॉन्च वेग की गति के संबंध में किए गए थे। उड़ान परीक्षणों के दौरान आवश्यक एंड्योरेंस, स्पीड, गतिशीलता, ऊंचाई और रेंज जैसे विभिन्न मापदंडों को सफलतापूर्वक प्रमाणित किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रशिया के रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से कहा गया है कि Su-75 फाइटर जेट की जो कीमत है वो और कम की जा सकती है, यानी कि और कम हो सकती है, खास करके इसमें कुछ टेक्निकल चेंजेस किए जाने के बाद, जिनमें कि एयरक्राफ्ट का लेआउट, कंट्रोल और जो आर्मामेंट सिस्टम है उसे खरीदारों के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत Su-75 को खरीद सकता है। दरअसल दोस्तों, ये इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश अब चाइना के 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को ऑफिशियली उन्हें इंडक्ट करने की घोषणा कर चुका है और चाइना भी पूरी तरीके से इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। भारत का EMCA प्रोग्राम आप सब जानते हैं कि अभी भी
प्रॉपर तरीके से बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें अपने दुश्मनों पर अगर बढ़ानी है तो हमें रशिया के Su-75 की तरफ तो ऑब्वियसली जाना चाहिए। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, फ्रांस ने भारत को 100% यानी कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कही है जेट इंजन को लेकर। वही डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्रांस ने यह भी भारत से वादा किया था कि वो भारत की मदद और नॉलेज को भी ट्रांसफर करेगा कावेरी इंजन के लिए। लेकिन यहाँ पर फ्रांस भारत को पूरी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देगा या नहीं देगा, ये अभी डाउटफुल है। जब तक फ्रांस की सरकार ऑफिशियली इसकी घोषणा नहीं करती और साथ ही इस बात को स्पष्ट नहीं करती कि वो भारत को एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी या नहीं। इसीलिए 100% का ये जो दावा किया जा रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, उसमें अभी थोड़ा सा संदेह जरूर हो रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम ने अपनी 155 mm/52 कैलिबर माउंटेड गन प्रणाली की पेशकश की है भारतीय सेना की 814 माउंटेड गन सिस्टम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। कहा जा रहा है कि टाटा अब यहाँ पर एक दावेदार बन सकता है जो कि DRDO कल्याणी के ATAGS माउंटेड गन सिस्टम को चुनौती दे सकता है। यहाँ पर दोस्तों जो टाटा की पेशकश है वो DRDO और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए जा रहे एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम से अलग है। दरअसल अपने सिस्टम को ATAGS पर आधारित करने की बजाय टाटा की बंदूकें डेनल के 155 mm T552 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविजर से प्रेरणा लेती है। हालांकि इसे स्थानीय रूप से विकसित टाटा 8x8 हाई मोबिलिटी वाहन पर लगाया जाएगा। अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो टाटा की जो माउंटेड गन सिस्टम है उसकी एक प्रभावशाली रेंज है जो कि बोट टेल प्रोजेक्टाइल के साथ 31 किलोमीटर, बेस ब्लीड प्रोजेक्टाइल के साथ 42 किलोमीटर और वेरी लॉन्ग आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल के साथ 55 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इसके अतिरिक्त ये सिस्टम प्रति मिनट 6 राउंड फायर कर सकता है, जिसमें केवल 16 सेकंड में 3 राउंड फायर और प्रति मिनट 2 राउंड की निरंतर फायरिंग शामिल है। ये पेशकश टाटा द्वारा एरो इंडिया 2023 में अपने माउंटेड गन सिस्टम के स्केल मॉडल को प्रदर्शित करने के बाद आई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, खबर आ रही है कि अमेरिका के F-35 में कई तरीके की कमियां आ रही हैं और सबसे महंगा फाइटर जेट ये माना जाता है दुनिया का। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कहीं F-35 जो प्रोग्राम है वो फेल तो नहीं हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि F-35 में 65 ऑपरेशनल कमियां हैं। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि इन कमियों की वजह से F-35 विमान बुनियादी परीक्षण विशेषताओं को पूरा करने में विफल रहता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि F-35 डेवलपमेंट साइकिल में इनमेच्योर और अपर्याप्त ब्लॉक फॉर्मेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर और एवियोनिक्स स्थिरता समस्याओं के कारण लॉट 15 उत्पादन विमान में नई टेक्नोलॉजी रिफ्रेश यानी कि TR3 हार्डवेयर के कारण देरी हो रही है। आप सब जानते हैं कि अमेरिका ने इस फाइटर जेट को कई देशों को बेचा भी है और बीच में दक्षिण कोरिया की तरफ से भी F-35 को लेकर शिकायत आई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि F-35 की जो ऑपरेशनल उपलब्धता है वो 40% से कम है। दोस्तों, यही वजह है कि हम दूसरे से अगर फाइटर जेट्स खरीद लेते 5वीं पीढ़ी का, खास करके अगर अमेरिका के F-35 की आप बात करें, एक तो बहुत महंगा है, दूसरा ये जो कमियां आ रही है वो एकदम से नहीं पता चली। ये कमियां धीरे धीरे इसके अंदर मौजूद थी जो कि अब बड़ा कारण यहाँ पर बनकर सामने आ रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO अब भारतीय जवानों के लिए जेट पैक सूट तैयार कर रहा है जिसे पहनकर हमारे जवान किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक ब्रिटेन की कंपनी इस तरीके के जेट पैक सूट बनाने में महारत हासिल कर चुकी है और कई देश इन्हें खरीद रहे हैं। लेकिन DRDO ने जेट पैक सूट बनाने के लिए अपना अध्ययन भी शुरू कर दिया है। इसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाएगा और प्रोटोटाइप दोस्तों बाजार में मौजूद जेट पैक इंजनों से अलग होगा। अभी तक जो जेट इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है वे माइक्रो गैस टरबाइन इंजन होते हैं, लेकिन DRDO गैस टरबाइन इंजन की बजाय बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रो डक्टेड फैंस तैयार कर रहा है और इसे वेरिएबल ह्यूमन फ्लाइट प्लेटफॉर्म नाम भी दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में DRDO जेट पैक सूट तैयार कर लेगा। इसके बाद इसके परीक्षण भारतीय सेना के द्वारा किए जाएंगे। हालांकि अभी तक जो सूट बाजार में उपलब्ध है उसे पहनकर जवान 10 से 20 मिनट तक उड़ान भर सकते हैं और साथ ही कुछ वजन ले जा सकते हैं। लेकिन DRDO का जो बैटरी ऑपरेटेड प्लेटफॉर्म होगा उसमें उड़ान की अवधि काफी ज्यादा समय तक रहेगी ताकि 2 घंटे या इससे अधिक समय तक उड़ान भरी जा सके। लेकिन यह प्रक्रिया बेहद कॉम्प्लेक्स भी है, परीक्षणों में वक्त लग सकता है। अगर DRDO इसे बनाने में सफल हो जाता है तो फिर स्वदेशी जेट पैक इंजनों से भारतीय सेना के जवान लैस होंगे और चुनिंदा देशों की सेनाओं में शामिल हो जाएंगे जिनके पास वेरिएबल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। तो फिलहाल इस हफ्ते के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।